हेलो बच्चों, क्या हाल चाल हैं आप लोगों के। उम्मीद करता हूं कि सब बहुत मजे से होंगे, बहुत अच्छे से अपनी तैयारी कर रहे होंगे आप लोग। तो आज हम बात करने वाले हैं बच्चों चैप्टर नंबर 10 की। इससे पहले अभी हमने 9 चैप्टर्स कवर कर दिए हैं आपके कक्षा 12 एनसीईआरटी मैथमेटिक्स बेस्ड ऑन यूपी बोर्ड। तो आज हम 10वां चैप्टर शुरू करेंगे और सदिश बीजगणित आज शुरू करने वाले हैं। सदिश बीजगणित के अंदर बेसिकली 2 चैप्टर आपको देखने को मिलते हैं, चैप्टर नंबर 10 और चैप्टर नंबर 11। जो इससे आगे वाला चैप्टर है त्रिविम ज्यामिति का, 3D का, वो भी इसी का हिस्सा है। और ये दोनों चैप्टर यानी कि चैप्टर नंबर जो 10 है बच्चों, बहुत ध्यान से देखने वाली बात है, चैप्टर नंबर 10 और चैप्टर नंबर बच्चों जो 11 है, ये दोनों मिलकर के लगभग 18 नंबर 18 मार्क का ये पेपर तैयार करते हैं। और 18 में से अगर इनको भी क्लासिफाई करें तो लगभग 7 से 8 नंबर इसके हैं और 7 से 8 ही नंबर इसके हैं, मतलब ये दोनों बराबर अंक शेयर करते हैं आपस में। तो बहुत इजी चैप्टर है सही मायने में, क्योंकि भारी भरकम हिस्सा हम खत्म करके आए हैं अभी अभी, कैलकुलस वाला, जिसके अंदर हमने अवकलन, समाकलन, अवकलन के अनुप्रयोग, समाकलन के अनुप्रयोग, फिर अवकल समीकरण पढ़ा। वो 44 नंबर वाला हिस्सा था, चैप्टर नंबर 5, 6, 7, 8 और 9। ठीक है, उसको हमने कवर कर दिया सारे लेक्चर। फिर से कह रहा हूं कि आपको सारे चैप्टर मिल जाएंगे प्लेलिस्ट में। तो अब इस हिस्से को शुरू करना है ना, वेक्टर अलजेब्रा यानी कि ज्यामिति, सॉरी सदिश बीजगणित। ठीक है ना। सदिश बीजगणित के अंदर पहला जो टॉपिक आज हम लोग बात करने वाले हैं, आज प्रश्नावली 10.1 का हम लोग सॉल्यूशन बच्चों करेंगे। और 10.1 के अंदर कुछ टॉपिक हैं जिनको हम डिस्कस करने वाले हैं आज। सिर्फ 10.1 के अंदर अगर आप देखोगे प्रश्नावली 10.1 के अंदर कुछ खास क्वेश्चन नहीं है, 1-2 क्वेश्चन है, उसको तो मैं आप अपने आप से ही कर लोगे। तो आज हम बेसिकली शुरुआत कर रहे हैं वेक्टर की। और अगर आपने कक्षा 11 के अंदर अपने भौतिक विज्ञान को पढ़ा है, फिजिक्स को पढ़ा है, तो आपके भौतिक विज्ञान के अंदर तीसरा एक चैप्टर था, आपने पढ़ा या नहीं पढ़ा आई डोंट नो, लेकिन उम्मीद करता हूँ अच्छे बच्चों ने तो पढ़ा ही होगा, जो पढ़ने वाले बच्चे हैं। सभी की बात नहीं कर रहा हूँ, कुछ ने पढ़ा होगा, कुछ ने नहीं पढ़ा होगा। तो वहां पर फिजिक्स के अंदर भी आपने बच्चों इस टॉपिक को पढ़ा होगा, वेक्टर को। सदिश का वहां भी एक अच्छा डिस्कशन है, एक अच्छा चर्चा का एक टॉपिक बना हुआ है वेक्टर, जिस पर काफी न्यूमेरिकल्स भी हैं और बहुत सारी चीजें इस पर वहां पर डिस्कस हुई हैं। तो आज हम लोग इसको हम मैथ्स के अंदर पढ़ रहे हैं। और फिर से कहूंगा, अच्छा ये दोनों टॉपिक अच्छे हैं, चैप्टर 10, चैप्टर 11, क्योंकि 18 नंबर आपको देके जा रहे हैं। ठीक है ना। अब बात है कि हम लोगों को पहले सिर्फ ABCD सीखना है। ठीक है, बहुत ज्यादा टेक्निकल चीजें नहीं है हमारे मैथमेटिक्स के अंदर, तो जो बेसिक चीजें उनको पढ़ते हुए चलेंगे। और बेसिकली जो अच्छा क्वेश्चंस करने लायक क्वेश्चन मिलेंगे वो आपको मिलेंगे 10.2 के अंदर। ठीक है, तो 10.1 के अंदर आप ये कहिए कि बस फिजिक्स का जो तीसरा चैप्टर था 11वीं वाला, उसको रिवीजन करना है। और अगर नहीं पढ़ा तो मैं तो बहुत ढंग से पढ़ाऊंगा, मैं मान के चलूंगा आपने पढ़ा ही नहीं है तो 0 से पढ़ाऊंगा। तो आप लोग ध्यान से देखें, इन टॉपिक को हम लोग डिस्कस करते हैं। ठीक है, चलिए बात करते हैं। सबसे पहले समझते हैं कि ये सदिश क्या है, वेक्टर सदिश क्या है। ठीक है ना, इधर वाले हिस्से में हम लोग डिस्कस करेंगे सदिश के बारे में, हम लोग जानकारी लेते हैं सदिश क्या है। अंग्रेजी में इसको हम वेक्टर कहते हैं। ठीक है बच्चों, लेकिन सदिश को पढ़ने के साथ साथ हमें एक चीज और पढ़नी पड़ेगी, और मैं ये कहूं कि इससे पहले पढ़नी पड़ेगी, वो होता है अदिश। क्या होता है? अदिश, जिसको अंग्रेजी में हम लोग स्केलर कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? स्केलर कहते हैं। ठीक है, तो वेक्टर, अब एक एग्जाम्पल से बात करते हैं। देखो, भौतिक राशियां जो होती हैं, भौतिक राशियों का मतलब जो आप पढ़ते हो, भौतिक राशि जैसे समय, द्रव्यमान, आयतन, ताप, ठीक है ना, आपके पास में बल, त्वरण, वेग, ये सब क्या है बच्चों? भौतिक राशियां हैं। तो भौतिक राशियों को जब हम लोग लिखते हैं, प्रदर्शित करते हैं, तो उन राशियों को लिखने के लिए 2 चीजें आवश्यक होती हैं। ध्यान से सुनना मेरी बात। 2 चीजें आवश्यक होती हैं, एक तो परिमाण, ठीक है ना, परिमाण, जिसको अंग्रेजी में हम लोग कहते हैं मैग्नीट्यूड। क्या कहते हैं बेटे? मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड बहुत ध्यान से याद रखेंगे। और दूसरी बात होती है दिशा। दूसरी चीज जो कि बहुत जरूरी है,
जिसके बारे में पता होनी चाहिए दिशा यानी कि डायरेक्शन। अभी एक एग्जाम्पल से हम लोग बात करेंगे और ये दोनों चीजें आपको बहुत तेजी से क्लियर हो जाएंगे, ठीक है ना। बहुत कोई कठिन कोई लॉजिकल डेफिनेशन नहीं है, बहुत सिंपल वे में आपको ये चीजें समझ में आ जाएंगी। और लिखा भी आपकी किताबों में बड़ा सिंपल है, आप वहां से पढ़ने की अगर कोशिश करो खुद से, तब भी आपको बहुत चीजें खुद से ही समझ में आ जाएंगी, ठीक है ना। तो वेक्टर को पढ़ने से पहले बेसिकली हम लोग जान लेते हैं अदिश के बारे में, क्योंकि जब तक अदिश के बारे में नहीं जानेंगे सदिश को डिफाइन करने में आपको थोड़ी सी दिक्कत होगी। चलिए एक एग्जांपल की बात करते हैं। सपोज कर लो कि आप अपनी हाइट को नाप रहे हो, अपने घर की हाइट या अपने मतलब किसी हाइट को नाप रहे हो, मान के चलो अपनी हाइट को नाप रहे हो, और अपनी हाइट यानी कि अपनी ऊंचाई को आप कैसे लिखोगे? ऊंचाई को लिखोगे कि सर मेरी ऊंचाई जो है वो 172 सेंटीमीटर है। कितनी है? आपने ये बात कही कि सर मेरी ऊंचाई जो है वो 172 सेंटीमीटर है। तो अब ध्यान से सुनना है, इन दोनों चीजों का मतलब भी आपको पता होगा तभी आप क्लियर होगा। तो परिमाण यानी कि मैग्नीट्यूड क्या होता है? जब हम किसी भौतिक राशि के माप को लिखते हैं, जैसे मैंने लिखा कि ऊंचाई जो है वो 172 सेंटीमीटर है, तो जो परिमाण है बच्चों, परिमाण जो है यानी कि जो मैग्नीट्यूड है ऊंचाई का, क्या है बच्चों? मैग्नीट्यूड है वो कितना होगा? वो 172 सेंटीमीटर कहलाएगा। और आप ध्यान से देखोगे कि ऊंचाई को, ठीक है ना, ऊंचाई को लिखने के लिए हमें केवल परिमाण की जरूरत होती है। आप ये नहीं कहोगे कि मेरी ऊंचाई सर नीचे से ऊपर की तरफ है ना, मेरी ऊंचाई नीचे से ऊपर या दाएं से बाएं, उत्तर से दक्षिण, पूरब से पश्चिम, ऐसा कुछ नहीं कहोगे। आप सीधा सीधा कहोगे सर मेरी ऊंचाई 172 सेंटीमीटर है। मतलब ऊंचाई को प्रदर्शित करने के लिए बच्चों केवल और केवल परिमाण की जरूरत होती है। किसकी जरूरत होती है? परिमाण कहो, या फिर इसको हम लोग आंकिक मान भी कहते हैं। क्या कहते हैं? आंकिक मान की जरूरत होती है, ठीक है। तो ये जो आंकिक मान है, जैसे मैंने कहा 172 सेंटीमीटर, ठीक है ना, 172 सेंटीमीटर। तो ये बच्चों 172 सेंटीमीटर क्या है? यही किसी भौतिक राशि का परिमाण होता है। और आप जितनी भी राशियों को केवल परिमाण से रिप्रेजेंट करते हो, केवल परिमाण से प्रदर्शित करते हो, तो वो सारी भौतिक राशियां अदिश राशियां होती हैं। पहले मैं अदिश के बारे में लिख रहा हूं, इसलिए मैंने अदिश की तरफ लिखा है। एक दो उदाहरण होते हैं, जैसे आपने समय लिखा, आपने बच्चों समय लिखा, और समय लिखा आपने कि 3 घंटे। क्या लिखा? 3 घंटे। अब मुझे एक बात बताओ, समय को 3 घंटे आपने लिखा, समय को दिखाने के लिए किसी दिशा की जरूरत होती है क्या? क्योंकि डायरेक्शन दूसरा जरूरी हिस्सा है, दिशा की जरूरत नहीं होती है। दिशा मतलब दिशा हमारी वही दिशाएं हैं, कोई अलग से दिशा नहीं आएंगी फिजिक्स के अंदर। जो नॉर्मल दिशा हैं वही होती हैं कि इधर की तरफ आप लोग क्या करते हो? पूरब इधर की तरफ लेते हो, पूरब पश्चिम, सॉरी पूरब, और इधर की तरफ पश्चिम आ जाएगा। ऊपर की तरफ उत्तर रहेगा और नीचे की तरफ दक्षिण रहेगा। तो यही दिशाएं हैं, ठीक है ना, यही दिशाएं हैं। तो अगर हम लोगों को किसी भौतिक राशि को रिप्रेजेंट करने के लिए इनकी कतई भी जरूरत नहीं है, दिशा की बिल्कुल जरूरत नहीं है, तो ऐसी राशियों को हम लोग कहेंगे अदिश राशियां हैं, स्केलर क्वांटिटीज हैं, ठीक है ना। तो अदिश राशियां कैसी? अदिश राशियां। उम्मीद करता हूं आपको अदिश राशियां क्लियर होगी होंगी। तो लिखना चाहोगे कि वह, ठीक है ना, अगर लिखना चाहोगे कि वह सभी भौतिक राशियां जिन्हें प्रदर्शित या दर्शाने के लिए, है ना, दर्शाने के लिए केवल परिमाण, और परिमाण का मतलब मैग्नीट्यूड अंग्रेजी में कहेंगे, या फिर हिंदी में आंकिक मान भी कह सकते हैं। आंकिक मान की आवश्यकता होती है, ठीक है ना। क्या कहलाएंगी आपके पास में? अदिश राशियां
अदिश राशियां, या फिर आप कहोगे इनको अंग्रेजी में स्केलर क्वांटिटीज, स्केलर क्वांटिटीज, ठीक है बेटा, स्केलर क्वांटिटीज कहलाती हैं। तो क्लियर होगी। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल आप सर्च कर सकते हो, जैसे ऊंचाई, लंबाई, चौड़ाई तो हो ही गई है आपके सामने। अगर हम लोग बात करें समय, हमने एक एग्जाम्पल ले लिया है। और क्षेत्रफल को लिखने के लिए भी आपको दिशा की जरूरत नहीं होती है, ठीक है ना। यहां तक कि दूरी को लिखने के लिए भी आपको दिशा की जरूरत नहीं होती, वो अलग डिबेट है, अभी मैं समझाऊंगा जब इस हिस्से को बता दूंगा कि दूरी और विस्थापन दो चीजें हैं जिनके बारे में हमें पता होना चाहिए। और अगर आप बात करोगे तापमान है, टेम्परेचर भौतिक राशि है, ताप की अगर आप बात करते हो टेम्परेचर, तो टेम्परेचर भी एक अदिश राशि की कैटेगरी में आता है। क्योंकि अगर आप कहते हो कि अभी का टेम्परेचर 23 डिग्री सेल्सियस है, तो उसके साथ आप ये नहीं बताओगे कि अभी का टेम्परेचर उत्तर की तरफ 33 डिग्री सेल्सियस है, तो दिशा लिखने की जरूरत नहीं होगी। तो इतनी बहुत हल्की सी बातों में हमने इसको खत्म कर दिया है, यानी कि जो हमारा अदिश वाला पोर्शन है। अब बात करते हैं सदिश की। सदिश के अंदर सीधी सीधी बात आ जाएगी कि अगर एक ऐसी क्वांटिटी हो, एक ऐसी भौतिक राशि हो जिसको रिप्रेजेंट करने के लिए हमें दोनों चीजों की जरूरत पड़ रही हो, परिमाण की भी और दिशा की। एक एग्जाम्पल पे बात करते हैं बच्चों। मान के चलो क्रिकेट खेलने वाला एक बॉलर है या कोई फील्डर है, ठीक है। जब वो गेंद को फेंकेगा, थ्रो करेगा, ठीक है ना, तो उसको दो चीजों का ध्यान रखना पड़ेगा। उसके वेग के लिए, गेंद के वेग के लिए हमें दो चीजों का ध्यान रखना पड़ेगा। गेंद को जब हम फेंकेंगे, फेंकने का मतलब उसको वेग देंगे, ठीक है ना, तो उसमें दो चीजों का ध्यान रखना पड़ेगा कि कितना वेग, यानी कि आपको कितनी कितने कितनी स्पीड से फेंकना है। दूसरी बात, किस तरफ फेंकना है, दिशा का भी ध्यान रखना पड़ेगा। बिल्कुल ठीक बात है। तो यानी कहने की बात यह है कि गेंद को फेंकते समय, या फुटबॉलर जब फुटबॉल खेलते हैं तो फुटबॉल को किक करते समय आपको उनको दोनों चीजों का ध्यान रखना है कि कितना हम लोगों को इसको तेज किक करना है, या फिर और किस डायरेक्शन में करना है। तो यानी कहने की बात यह है कि आप इसको बहुत ध्यान से देखेंगे कि जो वेग है ना, वेग है, ठीक है ना, वेग को रिप्रेजेंट करने के लिए परिमाण तो चाहिए, परिमाण तो चाहता ही है, प्लस दिशा भी चाहिए, डायरेक्शन भी चाहिए। बिल्कुल ठीक बात है। तो ऐसी भौतिक राशियां, ऐसी फिजिकल क्वांटिटीज जिनको रिप्रेजेंट करने के लिए बच्चों दिशा की भी जरूरत हो जाए, परिमाण तो चाहिएगा, दिशा की भी जरूरत है कि किस दिशा में, उत्तर में, दक्षिण में, पूर्व में, पश्चिम में, उत्तर दक्षिण में, किस दिशा में आपको फेंकना है। तो फिर इस तरीके की राशियों को बेटा हम लोग वेक्टर यानी कि सदिश राशियां कहते हैं। तो ये कह सकते हैं वह सभी भौतिक राशियां, ठीक है, जिन्हें व्यक्त करने के लिए, व्यक्त करके दर्शाने के लिए, व्यक्त करने के लिए परिमाण, ठीक है ना, परिमाण तथा दिशा यानी कि डायरेक्शन दोनों की आवश्यकता होती है, ठीक है ना। सदिश यानी कि वेक्टर है ना, सदिश राशियां यानी कि वेक्टर क्वांटिटी, अंग्रेजी में वेक्टर कहेंगे, वेक्टर क्वांटिटीज, ठीक है ना, वेक्टर क्वांटिटीज कहलाती हैं। तो उम्मीद करता हूं कि जो शुरुआती ये लेक्चर का हिस्सा है इसमें आपको ये बड़ी बेसिक बात समझ में आ गई होंगी, ठीक है ना, कहलाती हैं। और यहां से आपको क्लियर हो गया होगा कि वेक्टर, सदिश और अदिश में आप चाहो तो अंतर भी देख सकते हो इसमें केवल। अच्छा, कुछ उदाहरणों की बात करते हैं, उदाहरण की बात करते हैं। जैसे सपोज कर लो हमारे पास बढ़िया एग्जाम्पल हम लेते हैं, जैसे बल है। जब आप बल लिखते हो, आपने बल मान के चलो, मैंने इस दीवार पर, मैं अपने बोर्ड पर अंदर की तरफ बल लगा रहा हूं 10 न्यूटन का, कितने का, 10 न्यूटन का।
लेकिन बल की एक डायरेक्शन होती है, बल बिना डायरेक्शन के लग नहीं सकता, बिल्कुल ठीक है नहीं। आप बल अगर इधर की तरफ लगाओगे तो एक डायरेक्शन है कि इधर की तरफ जा रहा है बल, मैं उधर की तरफ लगाऊं सामने की तरफ तो सामने की तरफ डायरेक्शन आ जाएगी। तो बल को हमें एक डायरेक्शन देनी पड़ती है, जैसे हम इसको लिखें, बल जो है मैंने लगाया किस तरफ, उत्तर की ओर, क्या है, उत्तर की ओर। 10 न्यूटन का बल किस तरफ, उत्तर की ओर, ठीक है ना, उत्तर मतलब ईस्ट की ओर। तो ये आपको बात समझ में आ रही होगी। तो हमने देखा बल को रिप्रेजेंट करने के लिए बच्चों, बल को दिखाने के लिए बच्चों किस चीज की जरूरत पड़ी, दोनों चीजों की जरूरत पड़ी हम लोगों को, ठीक है, कि किस किस की, एक तो दिशा की भी और आप लोगों को और परिमाण की भी। तो 10 न्यूटन तो उसका परिमाण है और ये दिशा भी हम लोग दिखा रहे हैं। तो ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, ठीक है ना। जैसे हम लोग बात करें, विस्थापन है, क्या है विस्थापन। विस्थापन क्या होता है, बहुत आमूल, बहुत छोटा सा अंतर है दूरी में और विस्थापन में। यहां मैं क्लियर करता हूं, फिर आपको समझ में आ जाएगा कि दूरी अदिश है या सदिश है। अगर सपोज कर लो हमारे पास में एक पॉइंट ए है, एक पॉइंट बच्चों बी है, इस ए से बी तक मेरे को जाना है, इस ए से बी तक मेरे को जाना है, तो मेरे को बहुत सारे रास्ते तय करने पड़ सकते हैं, घूम घूम के गली वली से ऐसे ऐसे आवारागर्दी करते हुए मैं यहां पहुंचूंगा, बिल्कुल ठीक बात है। तो जब मैं चलूंगा यहां से और मैं इस एक्चुअल पाथ, इस वास्तविक पथ को नापूं, मैं कितना चला हूं, मैं कितना चला हूं, वास्तविक पथ की लंबाई, मेजरमेंट ऑफ एक्चुअल पाथ, मैं कितना चला हूं बच्चों। या ये कहूं कि मैं अपनी मोटरसाइकिल पे बैठा और मैंने मोटरसाइकिल का मीटर चेक करा, यहां पर मैं मान के चलो मोटरसाइकिल का मीटर 0 पे था और जब यहां आया तो मोटरसाइकिल का मीटर आया 16 किलोमीटर पे चला गया। इसका मतलब ए से बीच की दूरी जो है वो 16 किलोमीटर है। ए से बी के बीच की दूरी मैंने ऐसे जो तय करी वो 16 किलोमीटर की है। अब देखो, जब आप 16 किलोमीटर अपने मीटर में देखोगे तो उसमें कोई डायरेक्शन की जरूरत नहीं होती है। 16 किलोमीटर है तो 16 किलोमीटर है भाई, डायरेक्शन बता भी नहीं पा रहे हैं, कभी हम इधर मुड़ रहे हैं कभी इधर जा रहे हैं, कि आप डायरेक्शन एक किसी खास पर्टिकुलर डायरेक्शन में नहीं जा रहे हैं। तो इसलिए हम लोग दूरी जो है, दूरी को जो है हम लोग अदिश मान लेते हैं, अदिश होती है, क्योंकि इसको केवल परिमाण की जरूरत होती है और दिशा की जरूरत नहीं होती है। और वहीं अगर जैसे मैंने अभी सदिशों के अंदर मैंने विस्थापन का जिक्र करा बच्चों, तो विस्थापन का मतलब होता है दो बिंदुओं के बीच की जो सीधी दूरी होगी, या फिर दो बिंदुओं के बीच की जो शॉर्टर डिस्टेंस, सबसे कम लंबवत दूरी, ये कहें, ये वाली जो है, यहां से यहां तक की सीधा फीता रख करके मैं यहां तक नाप दूं, तो ये होगा विस्थापन, ए से बी तक का विस्थापन। तो और विस्थापन आप देख पा रहे हैं दूरी से कम है, ठीक है ना। तो विस्थापन की वैल्यू हमेशा दूरी से कम या बराबर हो सकती है, बिल्कुल ठीक बात है ना। तो विस्थापन जो है बच्चों, विस्थापन सदिश की कैटेगरी में आता है। और एग्जांपल देखें, जैसे वेग है, हमने भी वेग का जिक्र शुरू में किया था। वेग के कितने वेग से कोई भी गाड़ी चल रही है तो उसका वेग जो है सदिश राशियों की कैटेगरी में आता है। फिर त्वरण है, वो भी सदिश राशियों के हिस्से में आता है। और बच्चों इसमें बहुत सारे एग्जाम्पल बन सकते हैं, जैसे कार्य है ना, कार्य है, ऊर्जा है, ठीक है ना, कार्य है, समय है, ये हमने ले लिए हैं। तो ये सब अदिश राशियों के अंडर में आते हैं। तो मेरा मेन कॉन्सेप्ट ये है कि आपको मैं बेसिक चीज बता दूं, यानी कि मैं जो लिखा हुआ टॉपिक है कि सदिश और अदिश क्या होते हैं, इस बारे में आपको मैं थोड़ा बहुत समझाने में अगर कामयाब रहा हूं तो इतने से काम चल जाएगा बच्चों। जो आपको नोट करना है वो चीज नोट कर लो, फिर मैं आगे की तरफ बढ़ूंगा, क्योंकि आज मैं बहुत अच्छे अच्छे टॉपिक इसमें डिस्कस करके जाऊंगा। सवालों का नामो निशान नहीं है, पूरी एक्सरसाइज के अंदर सिर्फ बातचीत है और बातचीत में ही पूरा लेक्चर खत्म होगा, ठीक है नहीं। तो आप लोगों को मैं टाइम दे रहा हूं, आप लोग जरा नोट कर लें फटाफट से, फिर मैं अगले टॉपिक यानी कि स्थिति सदिश क्या होता है, नीचे जो टॉपिक लिखे हैं उनके बारे में मैं चर्चा बेटा करूंगा आपके सामने। चलिए बच्चों, अभी हमने जो डिस्कस करा है, अभी हमने सदिश और अदिश के बारे में डिस्कस करा है, जो कि बहुत अच्छा एक टॉपिक है। तो अब हम लोग बच्चे, अब हम बात करेंगे बेटे जिसका हम इस्तेमाल बहुत करने वाले हैं, सदिश का संकेतन। सदिश को हम लोग कैसे संकेत करते हैं, संकेतन।
मतलब इसको किस तरीके से हम लोग दिखाते हैं, ठीक है। तो ये भी बहुत अच्छी चीज़ हमें आप लोगों को सीखने को मिलेगी और सीखना चाहिए, क्योंकि इसका इस्तेमाल हम लोग बहुत करने वाले हैं। किसी भी सदिश को कैसे, देखो अदिश का जो काम था वो खत्म हो गया, अभी जहां जहां जरूरत होगी वहां उसकी बात कर लेंगे, लेकिन अदिश को हम ज़्यादा और डिटेल से पढ़ने के मतलब हमारा काम नहीं है, और इससे ज़्यादा कुछ है भी नहीं कि केवल पता हो कि अदिश क्या होते हैं। और सदिशों में बहुत काम है, सदिशों में हम लोगों को पूरा ही उसका बीजगणित पढ़ना है। तो संकेत के लिए, सदिश को दिखाने के लिए बेसिकली हम क्या करते हैं, सदिश को दिखाने के लिए हम एक तीर के निशान का प्रयोग करते हैं, एक सीधी रेखा में तीर के निशान का प्रयोग करते हैं, ठीक है। किसी भी सदिश को हम लोग दिखाने के लिए बच्चों क्या करते हैं, सदिश को एक तीर के द्वारा प्रदर्शित करते हैं, ठीक है ना। तो तीर के द्वारा जो प्रदर्शित करते हैं, और इस तीर की जो लंबाई है, ठीक है ना, तीर की जो लंबाई है वो सदिश के परिमाण को प्रदर्शित करती है। और जो तीर की जो ये शीर्ष है, ये हेड है, ये टेल है इधर की तरफ, ये जो हेड है, ये जो शीर्ष की जो नोक है, इसकी जो तीर की जो नोक है, ये इसकी दिशा को प्रदर्शित करती है। तो अगर लिखना चाहें कि सदिश को बच्चों, सदिश को एक तीर के द्वारा दर्शाया जाता है, ठीक है बच्चों, दर्शाया जाता है, जिसमें तीर की लंबाई, तीर की जो लंबाई है, तीर की लंबाई सदिश यानी कि जो वेक्टर है, सदिश के परिमाण, ठीक है, तथा तीर की नोक, नोक ही तो कहते हैं इसको बेटा, तीर की नोक कहो या नो इसका जो शीर्ष कहो, ठीक है, ठीक है ना। आपके पास में कुछ लोग नोक ना कहकर शीर्ष भी कहते हैं, तीर का जो शीर्ष है, क्या कहते हैं बच्चों, शीर्ष, ठीक है। सदिश की दिशा को प्रदर्शित करता है, बिल्कुल ठीक बात है, ये बात ध्यान रखनी है। जैसे उदाहरण के तौर पर मैं बात करता हूं, ठीक है ना, 5 न्यूटन का बल उत्तर की ओर, मैं इस बात को, है ना, जो बल है इसका सदिश बना के आपको दिखा सकता हूं। डायरेक्शन का जो खेल है वो आपको पता होगा बच्चों के, आप हमेशा डायरेक्शन यही लेंगे, इधर की तरफ आप लोग पूरब की बात करेंगे, पूरब, ऊपर की तरफ आप लोग उत्तर की बात करोगे, और इधर की तरफ बच्चों ये हमारा पूरब पश्चिम होता है, ठीक है, और ये वाला दक्षिण होता है। क्या होता है बेटा, दक्षिण होता है। ईस्ट है ना, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ। तो अब ये जो सेंटेंस दिया है 5 न्यूटन का बल उत्तर की ओर, तो उसको कैसे दिखाएंगे कि एक एरो बनाएंगे जिसकी लंबाई हम लोगों को दिखानी है 5 न्यूटन। तो इसको आप एक पैमाना आपको लेना पड़ेगा कि 1 न्यूटन को बराबर मान लो 1 सेंटीमीटर के, ठीक है ना। आप क्या मान लोगे, माना, इस तरीके से पैमाना आप मान सकते हो कि माना कि 1 न्यूटन, ठीक है ना, 1 न्यूटन जो है वो बराबर हो जाएगा बच्चों 1 सेंटीमीटर के, हम लोग मान लेते हैं। तो आप क्या करोगे, एक 5 सेंटीमीटर की, 1 2 3 4 5, एक 5 सेंटीमीटर का एक रेखा खींचोगे, और ये 5 सेंटीमीटर ये दिखाएगी कि इसका जो परिमाण है वो 5 न्यूटन है, क्योंकि हमने कह दिया 1 न्यूटन बराबर 1 सेंटीमीटर। फिर बात रही दिशा की, तो हमें उत्तर की तरफ देना है। किस तरफ देना है, उत्तर की तरफ। तो उत्तर कहाँ होगा, उत्तर तो ऊपर की तरफ होगा, इसका मतलब रेखा हमें क्षैतिज नहीं खींचनी है,
ऊर्ध्वाधर खींचनी पड़ेगी, जिसकी दिशा उत्तर की तरफ होगी। बिल्कुल ठीक बात है। और इसकी लंबाई कितनी होगी? 5 सेंटीमीटर। 1 2 3 4 और 5। ठीक है बच्चों, तो ये आ गया आपका 5 न्यूटन का सदिश। इस तरीके से हम लोग इसके संकेतन के बारे में बात करते हैं, तीर से देते हैं। अब ये तो बेसिक सी बात हो गई, ठीक है। अब लेकिन अगर जनरली बात करें हम लोग संकेतन, तो ये तो हमने एग्जाम्पल ले लिया है, ठीक है ना। मान के चलो हमने एक तीर लिया, ठीक है ना। हमने क्या लिया? एक तीर लिया, जिसके इस पॉइंट को हम लोग इस वेक्टर के इस पॉइंट को हम लोग ए कह रहे हैं, और इस पॉइंट को हम लोग बेटा बी कह रहे हैं, ठीक है। ये जो ए है, इस बात को ध्यान रखना है, इस ए को हम लोग प्रारंभिक बिंदु कहते हैं। क्या कहते हैं बेटे? प्रारंभिक बिंदु। ये कुछ नोटेशन है जिनको आपको लिखना पड़ेगा, क्वेश्चन को समझने में बहुत काम करती हैं। जब क्वेश्चन लैंग्वेज में लिखा आता है तो आपको पता चल जाता है। अंग्रेजी में इसको इनिशियल पॉइंट कहते हैं, ठीक है। अंग्रेजी में इसको इनिशियल पॉइंट कहते हैं। और ये जो बी पॉइंट है इस वेक्टर का, ये तो प्रारंभिक बिंदु है और ये अंतिम बिंदु है, इसको हम लोग कहते हैं अंतिम बिंदु, ठीक है। और हिंदी में, अंग्रेजी में कहेंगे इसको टर्मिनल पॉइंट। टर्मिनल पॉइंट। इन पॉइंट्स, इन बातों को बेटा आप साथ साथ नोट करते रहें, क्योंकि ये बहुत अच्छी बातें, जरूरी बातें हैं। तो अब इस एरो को हम वेक्टर कहते हैं, ये तो कह रहे हैं। इसको लिखने का संकेतात्मक रूप से कैसे लिखेंगे? इसको लिखेंगे वेक्टर ए बी। इस सदिश को लिखा जाएगा ए बी लिखेंगे, और इस ए बी के ऊपर एक इस तरीके का हम लोग एरो का चिन्ह लगा देंगे। सिंपली हम लोग जब ए बी लिखते थे तो इसका मतलब क्या होता था? एक रेखाखंड का रिप्रेजेंट करते थे। बचपन में हमने पढ़ा है कि हम लोग अगर पढ़ रहे हैं ए बी, ये पॉइंट ए है और ये पॉइंट बी है, दो एंड पॉइंट हैं, इन दो पॉइंट को मिलाने वाला ये क्या होता था? लाइन सेगमेंट। इसको हम रेखाखंड कहते थे। क्या कहते थे? रेखाखंड। लेकिन अगर रेखाखंड को एक डायरेक्शन दे दी जाए, यानी कि हम लोग एरो लगा दें कि ए से बी की तरफ, तो फिर ये रेखाखंड ना रह करके ये हमारा सदिश बन जाता है। क्या बन जाता है बच्चों? सदिश। तो किसी भी सदिश को प्रदर्शित करने के लिए हमें एक तीर की जरूरत होती है। तीर के निशान से हम प्रदर्शित करते हैं। तीर के प्रारंभिक बिंदु को हम लोग, इस पहले वाले बिंदु को प्रारंभिक बिंदु यानी कि इनिशियल पॉइंट कहते हैं, और जो लास्ट वाला जहां पे तीर खत्म हो रहा है उसको अंतिम बिंदु, ठीक है ना, अंतिम बिंदु, और या फिर टर्मिनल पॉइंट आपको इसको कह देते हैं, ठीक है बच्चों। और एक बात और सुन लो, एक बात और मेरी सुन लो ध्यान से। वो क्या सुननी है कि हमने दिखा दिया ना यहाँ पे कि तीर की जो लंबाई है वो सदिश के परिमाण को रिप्रेजेंट करती है। यानी कि आपके पास में ए बी, ए तथा बीच की, यहां पे लिख लेना इस तरीके से, ए तथा बी के बीच की जो दूरी है उसको हम लोग कहते हैं ए बी है। क्या है? ए बी। ये ए बी जो है बेसिकली ये क्या कहलाएगा बच्चों? ये कहलाएगा परिमाण। लेकिन इसको ए बी ना लिख करके हम लोग क्या करते हैं, इस वेक्टर ए बी, ए तथा बी के बीच की दूरी क्या कहेंगे? परिमाण कहेंगे। पहले इस बात को समझो, आप क्या कहेंगे बच्चों? परिमाण। और इस परिमाण को लिखने का तरीका होता है जिसको हम और बहुत ज्यादा इस्तेमाल करने वाले हैं, परिमाण को, परिमाप नहीं, परिमाण को, कि वेक्टर ए बी का जो परिमाण है, वेक्टर ए बी का जो परिमाण है उसको हम लोग ये मोड़ लगा करके दिखाते हैं। जब हम किसी वेक्टर की लंबाई के बारे में बात करते हैं तो इसका मतलब है कि हम लोग उस वेक्टर, अगर कोई वेक्टर, सपोज कर लो हमारे पास कोई वेक्टर, कोई सदिश पी क्यू है, इस पी क्यू की लंबाई देखनी है तो आप क्या करोगे? इस पे मोड़ लगा दोगे, ठीक है बच्चों। तो ये इतना क्लियर आप लोगों को हो गया। एक संकेत और देते हैं कि अंग्रेजी वर्णमाला के छोटे अक्षरों से हम लोग दिखा देते हैं कि ये ए है। सपोज कर लो ये इसकी लंबाई ए है, तो इसको हम ए वेक्टर कह देंगे। कि यदि हम लोग कहें कि इसका परिमाण ए है ना,
परिमाण ए का मतलब है कि इसकी लंबाई ए है। तो सदिश को हम कैसे लिख सकते हैं? सदिश का दूसरा नोटेशन एक और हो सकता है, ठीक है ना। वो नोटेशन ये हो सकता है, सदिश ए बी को जब हम ए बी लिख रहे हैं, इसके ऊपर एरो लगा रहे हैं, तो अलग से सदिश लिखने की जरूरत नहीं है। तो सदिश ए बी को हम लोग ए वेक्टर भी लिख सकते हैं, ये बात भी ध्यान रखना है, ए सदिश। क्लियर है? इतनी बातें आप लोगों को क्लियर है? ठीक है। और यहां पर भी अगर इसको थोड़ा सा करेक्शन करना चाहोगे कि ए सदिश का परिमाण जो कि बराबर होता है ए के। तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट और जरूरी बातें मैं आपको बता के चल रहा हूं बच्चों। सदिशों का संकेतन आपको क्लियर होना चाहिए ताकि आप लोगों को क्वेश्चंस को लिखने में दिक्कत ना हो। क्वेश्चन को लिखें आप, लिखने का तरीका आपको समझ में आ जाए। तो ए और बी के बीच की दूरी परिमाण कहलाएगी, या फिर ये कहें कि इस रेखाखंड की लंबाई को हम लोग परिमाण कहेंगे, ठीक है ना। तो आप लोग इस बात को अच्छे से नोट कर लो विद एग्जाम्पल, तो आपको समझ में आ जाएगा कि हमें करना क्या है। ठीक है बच्चों, इतनी आपको समझ में अगर बात आ गई हो तो मैं बहुत खुश हो जाऊंगा। और उम्मीद करता हूं कि आप लोगों ने अभी तक हमने इस टॉपिक को समझा है, केवल इस वाले टॉपिक को, कि सदिश क्या होता है, अदिश क्या होता है। फिर हमने सदिश का संकेतन पढ़ा है। अदिश तो एक संख्याएं हैं, स्केलर जो हैं वो संख्याएं, उसका संकेतन हमें पढ़ने की जरूरत नहीं है। तो फटाफट से बच्चों, मेरे प्यारे बच्चों, इसको आप नोट करें। फिर मैं अगले टॉपिक पे बढ़ता हूं, जो कि बड़ा ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। यहां से आपका सही मायने में चैप्टर शुरू हो जा रहा है। ये तो बेसिक बात है, आपने कक्षा छोटी क्लासेस के अंदर भी सदिश को पढ़ने में पढ़ी होगी। तो अब हम पढ़ेंगे बेटे स्थिति सदिश, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है हमारे लिए। इसमें बहुत समझने लायक बातें हैं। क्या पढ़ने वाले हैं बच्चों? हम लोग पढ़ेंगे स्थिति सदिश, ठीक है ना। अब टॉपिक नंबर 2 डिस्कस कर रहा हूं, बहुत दिमाग को खोल के बैठना आप लोग। स्थिति सदिश क्या होता है, इस बारे में पढ़ रहे हैं। अंग्रेजी में कहते हैं इसको पोजीशन वेक्टर। पोजीशन वेक्टर क्या होता है, पोजीशन वेक्टर क्या होता है, ये हमें पढ़ना है बच्चों। पोजीशन वेक्टर क्या है? जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है, किसी भी की स्थिति के बारे में हमें बताएगा। इस चीज को पढ़ने से पहले बेटे आप लोग मेरी बात सुनो। हमने 11th में एक चैप्टर पढ़ा था 3D वाला, त्रिविमीय ज्यामिति। वहां पर हमने एक निर्देशांक सिस्टम पढ़ा था, कोऑर्डिनेट सिस्टम पढ़ा था। कि हमने अब तक पढ़ा है एक्स एक्सिस पढ़ा है, वाई एक्सिस पढ़ा है, लेकिन क्लास 11 में हमने एक तीसरी एक्सिस और पढ़ी थी जिसको हम लोग कहते थे जेड एक्सिस। क्या कहते थे बेटे? जेड एक्सिस। इसका इस्तेमाल हमने कहां किया था? देखो, अगर हम लोगों को छोटी सी बात समझा के चलता हूं, बहुत इजीली समझ में आ जाएगी। अगर हमें किसी बिंदु की स्थिति को एक समतल में दिखाना है, जैसे मुझे इस बोर्ड पे कोई पॉइंट दिखाना है, ये पॉइंट है, तो इस पॉइंट को, इसका मतलब मैं 2D में दिखा रहा हूं, क्योंकि इस पॉइंट को दिखाने के लिए मुझे केवल और केवल ये बताना है कि अगर मैं दो रेफरेंस लाइन ले लूं, एक लाइन ये है ना, एक लाइन ये है, एक क्षैतिज रेखा, एक ऊर्ध्वाधर रेखा, तो इस पॉइंट की स्थिति बताने के लिए मुझे केवल दो चीजों की जरूरत है कि ये क्षैतिज रेखा से कितनी दूरी पर है, मतलब हॉरिजॉन्टल लाइन से कितनी दूरी पर है, और ऊर्ध्वाधर रेखा से कितनी दूरी पर है। बात समझ में आ रही है? इस पॉइंट का एड्रेस बहुत आसानी से बताया जा सकता है। अगर ये क्षैतिज रेखा से मान के चलो कि 3 मात्रक की दूरी पर है और ऊर्ध्वाधर रेखा से ये 4 मात्रक की दूरी पर है, तो आप इसके जो निर्देशांक है वो 4,3 लिखोगे, बड़े आसानी से लिख दोगे। मतलब मेरा कहने का मतलब यह है कि जब हम किसी समतल के अंदर, किसी प्लेन के अंदर किसी बिंदु को दिखाते हैं, तो उसको हम 2D ज्योमेट्री, है ना, द्विविमीय ज्यामिति के अंदर पढ़ते हैं, और वहां पे केवल एक्स एक्स और वाई एक्स का ही हम लोगों उपयोग कर लेते हैं, और उसी की जरूरत है, बाकी और किसी की जरूरत होती भी नहीं है। लेकिन जब हम किसी खाली स्थान में, किसी स्पेस में, जैसे ये मेरी चौक का ये टिप देखो, ध्यान से देखो, क्योंकि अभी मैं आपको पढ़ा रहा हूं, ये 2D वीडियो ही है। 3D आप लोगों ने सुना होगा, 3D मूवीज, है ना। 3D का मतलब है कि आपको ये भी अंदाजा लग जाए कि ये कितनी गहराई की बात भी अगर हो जाए। मैं भी समझाने की कोशिश करता हूं, जरा थोड़ा ठंडा दिमाग रखें। मैं एक अच्छा सा एग्जांपल लेके आपको समझाने की कोशिश करता हूं, सुनिए। सपोज कर लो आपके घर के कमरे, मान के चलो कि हमारे पास में, हमारे घर के कमरे में पंखा टंगा है।
आप उस पंखे की स्थिति को देना चाहते हो। अब वो पंखा जो है स्पेस में है, कहने की बात यह है कि खाली स्थान में टंगा है, वो किसी तल में तो है नहीं। किसी तल में होता तो आप बता देते कि किसी दीवार पे अगर लगा होता तो आप बता देते कि भैया क्षैतिज रेखा से इतनी दूरी पर, ऊर्ध्वाधर रेखा से इतनी दूरी पर ये पॉइंट है, तस्वीर लगी है, तो वो बता देते हो आप। लेकिन जैसे ही स्पेस में हम आते हैं तो स्पेस में हम लोगों को एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के अलावा भी एक अक्ष और चाहिए होती है, जिसके सापेक्ष हम लोग किसी बिंदु की स्थिति के बारे में चर्चा करते हैं, और वो अक्ष होता है हमारा जेड एक्स। क्या होता है बच्चों? वो अक्ष होता है हमारा जेड एक्स, ठीक है ना, जेड एक्स। इस बारे में हमने बेटे 11th में पढ़ा था, नहीं पढ़ा था तो कोई दिक्कत नहीं थी, बड़ी रॉकेट साइंस नहीं है, वो यहां भी समझ में आ जाएगा, जाने की जरूरत नहीं है पीछे। तो अगर हमारे पास में कोई पॉइंट स्पेस में कहीं ले लूं मैं, यहां पर जैसे ये कोई पॉइंट है पी, ठीक है, ये कोई पॉइंट है पी, ठीक है बच्चों, ये पॉइंट हमारे पास में है क्या, पी। तो इस पी पॉइंट, और ध्यान से सुनो, जहां पर हम लोग ये तीनों एक्सिस मिलते हैं उसको मूल बिंदु कहते हैं, इतनी बात सबको पता है। और मूल बिंदु के जो निर्देशांक होते हैं बच्चों, आपको पता है कि वो 0,0,0 होते हैं, 0,0,0 होते हैं, ठीक है। और ये मान लो कि अगर इस स्पेस में, देखो मैं बोर्ड पे पढ़ा रहा हूं तो ये स्पेस में ना होकर के आपको बोर्ड पे दिख रहा होगा, लेकिन ये पॉइंट यहां ना होकर के कहीं को यहां को होगा, ठीक है ना। जैसे आपके कमरे का कोई एक कोना आप अगर पकड़ लोगे, कमरे के किसी कोने में चले जाओगे तो कोने में से 3 रेखाएं निकल रही होंगी, ध्यान से देखना। एक आपके पास में इसी तरीके से एक ऐसे जा रही होगी रेखा, एक छत की तरफ जा रही होगी रेखा, और एक फिर मेरे, अगर मैं एक पेन उठा लूं कि इस पेन, ये पेन की डायरेक्शन में बाहर की तरफ आ रही होगी, बाहर की तरफ आ रही होगी। अब मैं मजबूर हूं, मैं यहां से इस रेखा को कैसे दिखाऊं, तो इस रेखा को दिखाने के लिए हम लोग को ऐसे ही बनाना पड़ता है मजबूरी में, बात समझ रहे हो। तो 3D फिगर्स को 2D में बनाना पड़ रहा है, समझ में आ रही बात नहीं? 3D फिगर्स को हम लोगों को 2D में बनाना पड़ रहा है, तो दिक्कत तो आएगी। तो लेकिन अगर आप थोड़ा सा अपने माइंड को शांत रखते हुए थोड़ा सोचोगे, ठीक है ना, तो आपको समझ में भी क्लियर आ जाएगा, इतना बड़ा रॉकेट साइंस भी ये नहीं है। हम लोग एक्स अक्ष की धन दिशा, वाई अक्ष की धन दिशा और जेड अक्ष की धन दिशा में सब बातें कर रहे हैं। तो अगर कोई पॉइंट हमारे पास में है और इसके निर्देशांक बच्चों x, y, z हैं, ठीक है ना, तो हम क्या बात करने वाले हैं स्थिति सदिश की, कि O के सापेक्ष मूल बिंदु, ध्यान रखना इस बात को जो मैं लिख रहा हूं, मूल बिंदु O के सापेक्ष, बिंदु P का स्थिति सदिश, पोजीशन वेक्टर, स्थिति सदिश, ठीक है ना, क्या होगा, इसको मैं O कह रहा हूं तो O से P तक एक लाइन हम लोग मिलाएंगे, O को P तक मिलाने वाली एक लाइन ले लेंगे हम लोग सीधा, ठीक है बच्चों, ये होगा O से P तक का एक सदिश हम लोग बनाएंगे। तो OP क्या है, OP बेसिकली क्या है, O तो मूल बिंदु है बच्चों, और P वो पॉइंट है जिसके स्थिति के बारे में हमें जानकारी लेनी है। और किसी भी बिंदु की स्थिति की जानकारी अगर हमें लेनी है तो किसी के सापेक्ष लेनी पड़ेगी, किसी एक बिंदु को रेफरेंस मानना पड़ेगा, समझ में आ रही बात, ठीक है। किसी भी बिंदु को अगर हमें बताना है कि बिंदु कहां है स्पेस के अंदर, ठीक है ना, हवा में वो बिंदु कहां है, तो उसकी स्थिति को बताने के लिए किसी एक अन्य बिंदु, किसी एक प्राप्त बिंदु, पता है कि ये बिंदु हमें पहले से पता है, कहेंगे भाई इस बिंदु के इस तरफ ये बिंदु है। तो मूल बिंदु तो हमेशा पता होता है, तो मूल बिंदु के सापेक्ष ही हम लोग स्थिति सदिश देखते हैं। तो स्थिति सदिश क्या होता है, बेसिकली किसी भी बिंदु की स्थिति को बताने वाला, मूल बिंदु के सापेक्ष किसी बिंदु की स्थिति को बताने वाला, ठीक है। जहां पर सीधी सीधी बात है, O क्या है, O ये जो OP है, OP का ये O क्या है, O A प्रारंभिक बिंदु है, ठीक है ना, यानी कि इनिशियल पॉइंट है, और P जो है वो अंतिम बिंदु है, यानी कि टर्मिनल पॉइंट है। क्या है बच्चों, टर्मिनल पॉइंट है।
उदाहरण के तौर पे अगर कोई एक आध पॉइंट और हम यहां ले लें, सपोज कर लो मेरे पास में कोई यहां पर ए पॉइंट आ गया, इसके कोऑर्डिनेट हमारे पास ए बी सी हो गए, क्लियर कर लो, ऐसे ही मान रहे हैं हम, ऐसे ही जनरली कुछ मान रहे हैं। तो अगर हमें लिखना है मूल बिंदु ओ के सापेक्ष, अगर हमें लिखना है ओ के सापेक्ष बिंदु ए का अगर मैं स्थिति सदिश देखना चाहता हूं बच्चों, क्या देखना चाहता हूं, स्थिति सदिश, तो वो क्या होगा, वो ओ ए होगा, सीधी सी बात है। बी का स्थिति सदिश ओ बी होगा, सी का स्थिति सदिश ओ सी होगा। तो ये बात आपको बहुत अच्छे से समझ में आनी चाहिए। तो ये तो मैंने आपको ऐसे समझा दिया, इसकी लिखने की कोई आवश्यकता नहीं थी, वैसे ए पॉइंट को यहां डिस्कस करने की जरूरत नहीं है, क्लियर है। अब अगर हम लोग एक बात और ध्यान दें, ठीक है ना, यदि हम लोग ओपी की लंबाई की बात करें, तो ओपी की लंबाई क्या होगी, इस ओपी की लंबाई क्या होगी, ओपी की लंबाई का मतलब है स्थिति सदिश ओपी का परिमाण की बात हो रही है। बात तो वही है ना कि हम लोग किसकी बात कर रहे हैं, स्थिति ओपी का परिमाण। और उसको लिखेंगे कैसे, ओपी के परिमाण को फिर लिखेंगे कैसे, ओपी का परिमाण मैग्नीट्यूड कैसे लिखा जाएगा। अब ये भी थोड़ी देर पहले नोटेशन में सीखा है कि हम लोग इस वेक्टर पर मोड़ लगा देंगे, और सही मायने में बात यही ओ और पी के बीच की दूरी, अगर आप लोग दूरी वाला सूत्र लगा के इसके बीच की दूरी निकालोगे, क्योंकि इसके बीच के जो मूल बिंदु है उसके निर्देशांक हमारे कितने हैं बच्चों, 0 0 0 है, ये एक्स वाई जेड है। तो हमने 11th के अंदर 3D के अंदर एक फॉर्मूला पढ़ा था कि अगर हमारे पास ये ए पॉइंट है बच्चों, ये बी पॉइंट है, और इनके बीच की दूरी निकालनी, ए के कोऑर्डिनेट हम कह रहे हैं x1, y1, z1, और बच्चों ये x2, y2 और z2 है। तो इनके बीच की जो दूरी ए बी होती थी, इनके बीच की दूरी को मैं डी कह दूं, डिस्टेंस, तो उसको निकालने का फॉर्मूला होता था कि अंडर रूट ऑफ x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर और z1 माइनस z2 का होल स्क्वायर। तो अगर इसी फॉर्मूले का सहारा लूं मैं, तो मैं आसानी से ये बात बता पाऊंगा कि सर जो ओपी का परिमाण होगा वो होगा 0 माइनस एक्स का होल स्क्वायर, 0 माइनस एक्स का होल स्क्वायर प्लस 0 माइनस वाई का होल स्क्वायर प्लस 0 माइनस जेड का होल स्क्वायर। और इसको अगर आप सॉल्व कर लोगे तो जो ओपी का परिमाण है बच्चों, ओपी का परिमाण है, उसको हम लिख लेंगे अंडर रूट में एक्स का स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर और प्लस जेड का स्क्वायर। इस बात को आप कहीं ऐसी जगह रख लें जिसको कोई चुरा ना सके। क्लियर है आप लोगों को? तो ये ओपी का हमने परिमाण पढ़ लिया है, ठीक है ना। और ये जो परिमाण है, सीधी सीधी बात है, परिमाण जो है ये क्या बताता है, परिमाण ये बताता है ओपी का परिमाण क्या बताता है, एक नए शब्दों में देख लिखते हैं, ओपी का परिमाण बिंदु P की, ठीक है ना। ओपी का परिमाण क्या बताता है बच्चों, बिंदु P की मूल बिंदु से दूरी के बारे में बताता है, मूल बिंदु से दूरी को दर्शाता है। ये बातें सब नोट्स में लिख करके छोड़ देनी है आपको, ठीक है बच्चों। ये सारी बातें नोट्स में लिख करके छोड़ देनी है, क्योंकि इतनी जब इसको एक बार भी रिवाइज करोगे तो आपको याद आ जाएगा। तो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक था पोजीशन वेक्टर, और इस पोजीशन वेक्टर का हम लोग बेटा बहुत यूज करने वाले हैं अपने इस चैप्टर में भी, और अगले चैप्टर में तो होगा ही होगा। अगला चैप्टर जो 11वां हम लोग करने वाले हैं। तो इतना आपको समझ में आया होगा बच्चों, ठीक है। अब हम चलते हैं, बड़ा इंपॉर्टेंट एक टॉपिक और है द्विक कोसाइन, इस बारे में चर्चा करते हैं। जरा इसको पहले खाली कराओ यहां से, ताकि मैं चर्चा कर पाऊं अगले टॉपिक के बारे में। चलिए, द्विक कोसाइन क्या होते हैं, इस टॉपिक का इस्तेमाल इतना होना है
और पेपर में भी इसका क्वेश्चन एक आना ही आना है बच्चों। द्विक कोसाइन क्या है? द्विक कोसाइन। तो तीसरा टॉपिक आज का डिस्कस हम लोग कर रहे हैं, द्विक, ठीक है, द्विक कोसाइन। इंग्लिश में इसको कहेंगे कोसाइन, है ना, कोसाइन। इंग्लिश में इसको ध्यान रखना है, कहेंगे डायरेक्शन कोसाइन, डायरेक्शन कोसाइन, कोसाइंस, है ना, कोसाइंस। क्या होता है बच्चों? कोई डेफिनेशन नहीं लिखनी है, सीधा समझना है। आपको मैंने अभी समझाया है कि सपोज कर लो मेरे पास में एक 3D कोऑर्डिनेट सिस्टम है। 3D कोऑर्डिनेट सिस्टम का मतलब एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और बच्चों जेड एक्सिस। ये हमारा मूल बिंदु O है, ठीक है। इस बात को बहुत अच्छे से आपको समझ के चलना है बच्चों, क्योंकि इसका इस्तेमाल हम लोग आगे की तरफ भी करेंगे और इस टॉपिक को पढ़ने का मौका आपको आगे भी मिलेगा, बहुत डिटेल से पढ़ने का मिलेगा। लेकिन अभी जितनी बातें आपको मैं बता रहा हूं उसको ग्रैब करते हुए चलें, क्योंकि आगे जब हम लोग पढ़ेंगे तो वहां थोड़ा अजीब नहीं लगेगा, यहां समझ जाएंगे तो हल्का फुल्की चीजें। तो बच्चों अगर मैं सपोज कर लेता हूं कि मेरे पास में कोई स्पेस में कोई पॉइंट है, बाहर कोई पॉइंट है P, ठीक है बच्चों, जिसके कोऑर्डिनेट x, y, z है, x, y, z है। हमारे पास कोई स्पेस में एक पॉइंट है ना। वैसे पॉइंट की हमें जरूरत बिल्कुल है, निर्देशांक लिखने की कोई आवश्यकता नहीं है। वैसे लिखना चाहो लिख दिया, कोई बुरी बात थोड़ा ही है, हमने कौन सी गाली लिख दी भाई, x, y, z ही तो लिखा, इसमें क्या है। तो अगर हम लोगों को एक पॉइंट पता हो स्पेस के अंदर, खाली जगह के अंदर, और ये पॉइंट जो है इस पॉइंट का स्थिति सदिश में बनाऊं, इस पॉइंट का स्थिति सदिश बना OP, ठीक है ना। बिंदु, ध्यान से देखेंगे, बिंदु P का अगर मैं स्थिति सदिश की बात करूं, स्थिति सदिश, पोजीशन वेक्टर की बात करूं, ध्यान रखिए बेटे अंग्रेजी में बहुत अच्छे से चीजें ध्यान रखनी जरूरी है। पोजीशन वेक्टर, क्योंकि यार ये चीज अंग्रेजी में पढ़ोगे तो फिजिक्स में भी आगे जाओगे पढ़ने, कुछ भी पढ़ोगे तो वहां पे काम में आएंगी, ठीक है ना। पेपर भी अंग्रेजी में भी आता है, ऐसी कोई समस्या वाली बात नहीं है कि अगर कोई टर्म आपको लग रही है ना। क्या आपका हिंदी में तो बहुत सारे पर्यायवाची हो जाते हैं, स्थिति सदिश की जगह कुछ उसने लिख दिया कुछ और वर्ड, ठीक है ना, और तो आप घूमते फिरोगे। स्थानीय सदिश लिख दे वो, मतलब सॉरी स्थानीय तो नहीं हो सकता, सदिश का स्थिति का कोई और, पोजीशन का कोई और पर्यायवाची इस्तेमाल कर ले, तो फिर आप लोग कंफ्यूजन से बचने के लिए जो पेपर का अंग्रेजी वाला हिस्सा है उसमें देख लो, है ना, तो आपको समझ में आ जाएगा हाँ यार ये पोजीशन वेक्टर की बात कर रहा है। तो अगर ये P का स्थिति सदिश जो OP है, OP, यदि बिंदु P का सदिश OP यदि x अक्ष जो हमारा है, x अक्ष जो हमारा है, इसकी धन दिशा की बात कर रहे हैं। वैसे हमने धन दिशा ही बनाई है, इधर की तरफ अगर मैं लेके जाऊंगा बच्चों इसको, तो ये हमारा x डैश होगा नेगेटिव डायरेक्शन वाला, y को नीचे की तरफ लेके जाऊंगा तो y डैश नेगेटिव डायरेक्शन। लेकिन हम इनमें चर्चा कर ही नहीं रहे हैं, हम तो सिर्फ किस में बात कर रहे हैं, x, y, है ना, और z की धनात्मक दिशाओं से ही बात कर रहे हैं। तो अगर ये वेक्टर जो हमारे पास में OP है बच्चों, ये वेक्टर हमारा OP है, अगर ये x अक्ष से अल्फा कोण बना ले, x अक्ष से कितना कोण बना ले, अल्फा, y अक्ष से क्या बना ले बच्चों, बीटा कोण बना ले, और बच्चों z अक्ष से, इस z अक्ष से जो बनने वाला कोण है इसको मैं कह दूं गामा कोण बना ले, गामा, ठीक है ना। क्लियर है कि OP x अक्ष, y अक्ष तथा z अक्ष की धन दिशाओं से अल्फा बीटा से क्रमशः अल्फा बीटा तथा गामा कोण बनाए, तो याद रखना है कॉस अल्फा
ट्रिग्नोमेट्री वाला कोस, कॉस बीटा कॉस गामा। सदिश जो हमारा है, सदिश कौन सा है, ओपी के द्विक कोसाइन यानी कि अंग्रेजी में डायरेक्शन कोसाइन कहलाते हैं। ये बात आपको बहुत अच्छे समझनी है, बहुत प्यार से समझनी है। कोस अल्फा, कोस बीटा, कोस गामा क्या कहलाते हैं बच्चों, ये डायरेक्शन कोसाइन कहलाते हैं। और इनकी एक स्पेशल नोटेशन है, ठीक है ना, संकेताक या फिर संकेत अगर हम दें कि जो कोस अल्फा है बेटा, कोस अल्फा को हम हमेशा एल कहेंगे। आज के बाद हम लोग क्या कहेंगे, एल कहेंगे, स्मॉल एल, ध्यान रखना स्मॉल एल। और बच्चों जो कॉस बीटा है उसको मैं कहूंगा एम। और बच्चों थोड़ा छोटा कर दूं जेड एक्सिस को, चलिए, जो कॉस गामा है उसको मैं कहूंगा एन। तो ये नोटेशन आपको ध्यान रखनी है कि एल एम एन क्या है, एल एम एन क्या है हमारे पास में। एल एम एन क्या है बच्चों, ये एल एम एन हमारे डायरेक्शन कोसाइंस हैं, यानी कि द्विक कोसाइन है किसी भी वेक्टर के। किसी भी वेक्टर के डायरेक्शन कोसाइन वो आपको पूछेगा, किसी भी वेक्टर के डायरेक्शन कोसाइन वो 100% आपको पूछेगा बच्चों, ठीक है। अब आप मेरी बात सुनो, थोड़ी सी और एक टेक्निकल बात करके आगे निकल लेते हैं, क्योंकि क्वेश्चन जब करेंगे बेहतर तो तभी समझ में आएगा, ऐसे हवा में बातें करने से मजा नहीं आएगा। जब हम लोग डायरेक्शन कोसाइन पे क्वेश्चन करेंगे तभी आपको ज्यादा मजा इसमें आने वाला है। लेकिन सुनो ध्यान से, अगर मैं थोड़ी सी ट्रिग्नोमेट्री का प्रयोग कर लूं अपनी, जो आप तक सीखी है थोड़ी बहुत, मैं क्या करता हूं, एक लाइन यहां नीचे बना लेता हूं बच्चों, और एक समकोण त्रिभुज बनाता हूं। मैं एक समकोण त्रिभुज बनाता हूं, एक्स अक्ष पे जो डिस्टेंस ली जाती है, क्योंकि ये एक्स कोऑर्डिनेट है, वो एक्स होती है, आपको क्लियर पता है, ठीक है। और एक बात और सुन लो, एक बात और मैं आपको बताना चाहूंगा, ठीक है। मान लो कि इसको हमने, इस जो वेक्टर हमारा ओपी है, इस वेक्टर को हमने ओपी ना लिख करके ओपी को शॉर्टकट फॉर्म दे देंगे वेक्टर आर। क्या कह दिया, वेक्टर आर। क्या कहते हैं, वेक्टर आर। तो चाहो तो आप बिंदु पी का सदिश हमारे पास में ओपी है, ठीक है ना, और ये हो गया बनाता है। साथ ही साथ एक बात और कर लो कि माना जो ओपी है बेसिकली वो हमने कह दिया कि ये वेक्टर आर के बराबर है। तो सीधी सी बात है ना, सीधी सी की बात है। तो हम लोग एक चीज और समझेंगे अभी कि जो ओपी का जो मापांक रहेगा, ओपी का जो मैग्नीट्यूड यानी कि परिमाण रहेगा, वो हम लोग कहेंगे इसका परिमाण, या फिर इसको कह देंगे सिंपली आर। ये बात ध्यान रखनी है, मैंने पहले भी नोटेशन में बताया है कि आर का परिमाण मतलब हम लोग सिंपली आर, वेक्टर का चिन्ह हटा देंगे, खाली एक नंबर आ जाएगा आपके पास में कि इतना है, ठीक है। अब आप सुनिए जरा, ओपी की लंबाई कितनी होगी भाई, मैं वेक्टर नहीं लिख रहा हूं, मैं इस ओपी की लंबाई कितनी होगी आप बता सकते हो मुझे। मैंने लिख दिया ओपी की लंबाई, ओपी की लंबाई, ओपी की लंबाई स्मॉल आर होगी, तो मैंने स्मॉल आर लिख दिया यहां। तो अब ध्यान से देखो, कोस अल्फा क्या होता है, इसको तो आप यहीं पे नोट कर लेंगे, इतना ही, ये तो हो जाएगा अलग से। अब नई चीज सीख रहे हैं सर, कोस अल्फा क्या होगा, त्रिकोणमिति के अंदर और समकोण त्रिभुज के अंदर कोस होता है, कोस अल्फा बराबर होता है आधार बटे कर्ण। तो इस केस में आधार हमारा एक्स है, तो एक्स बटा कर्ण कितना है, ओपी की लंबाई, ओपी की लंबाई हमने कितनी मानी है बेटा, आर, ओपी अपॉन आर, ठीक है जी। तो यार इसको तो हमने ऊपर एल कहा है, तो एल ले लो, इसको आप क्या ले लो, ये तो कॉस अल्फा था ना यहाँ, कॉस अल्फा, तो एल इज इक्वल टू एक्स अपॉन आर। और अगर बच्चों में बात करूं तो एक्स का मान आ जाएगा एल आर, ठीक है। क्या माना जाएगा आपके पास में, एल आर, ठीक है। ऐसे ही अगर मैं बात करूं कॉस बीटा की, तो कॉस बीटा के लिए भी मैं इस वाई एक्स पे एक लंब डाल लूंगा, और ये वाली डिस्टेंस वाई हो जाएगी। कॉस बीटा आपके पास में कितना आ जाएगा, आधार बटे कर्ण, तो वही है वाई बटे आर,
तो बच्चों इसको हम m कह के आ रहे हैं, तो y/r। तो ध्यान रहे कि y का जो मान होगा वो mr हो जाएगा। और सिमिलरली cos गामा को हम लिखेंगे z/r। तो यहां से n बराबर आ जाएगा z/r। तो r का z का जो मान है वो आ जाएगा nr। तो मतलब ये रहा कि इस p के निर्देशांक को हम लोग कुछ x की वैल्यू mr, nr, mr, lr, mr, nr। तो इस p के निर्देशांक को हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं। तो p निर्देशांक अतः बिंदु P को हम कैसे लिख सकते हैं बच्चों? बिंदु P को हम लिख सकते हैं, हमारा XYZ पॉइंट होता है, पॉइंट XYZ होता है। तो x की वैल्यू हमने निकाली है LR, MR और NR हम इसको कह सकते हैं सिंपल सी भाषा में, ठीक है। MR, LR और NR हम लोग इसको कहते हैं। बस इतनी ही बात हम लोग पढ़ते हैं। अच्छा, इतना समझ में आ गया आपको? तो एक नोट और यहाँ पे लिखेंगे, बस छोटी सी बात और बाकी है, छोटी सी बात और बाकी है कि जो LR, MR, NR हैं इनको हम लोग कहते हैं द्विक, क्या कहते हैं बच्चों? द्विक अनुपात, डायरेक्शन रेशोज, ठीक कह रहा हूं मैं। ये जो LR, MR, NR है, LMN क्या है? LMN क्या है? LMN क्या है? LMN डायरेक्शन कोसाइन है। LMN क्या है? LMN डायरेक्शन कोसाइन है। LR, MR, NR, ठीक है ना। जो हमारे पास में LR है, MR है, NR, सदिश जो हमारा OP है, सदिश जो हमारा OP कह लो या R कह लो, OP कह लो या फिर सदिश R कह लो, सदिश R सदिश जो हमारे पास में है, OP सदिश और R सदिश एक ही तो है, इनका नोटेशन ही तो है। OP को हमने शॉर्टकट में R लिख दिया। तो सदिश R के द्विक अनुपात हैं, क्या है बेटा? द्विक अनुपात हैं, इस बात को ध्यान रखना है। और इनको लिखने का तरीका होता है कि LR को हम लोग A कह लेते हैं, MR को हम बेटा B कह लेते हैं और NR को हम लोग C कह लेते हैं। और बहुत ज्यादा घबराने की जरूरत नहीं है। अगर आपको द्विक अनुपात और द्विक कोसाइन के अंदर कोई भी कंफ्यूजन है तो घबराने की बिल्कुल बात नहीं है, क्योंकि ये बहुत अच्छे से हम लोग अगली एक्सरसाइज में भी समझेंगे। वहां पर ज्यादा समझने के मौके रहेंगे, क्योंकि वहां पर आपके पास पर्याप्त एग्जाम्पल रहेंगे इस बात को समझने के कि दोनों चीजें क्या हैं। बहुत डिटेल से हम लोग इन पे बात करेंगे, इन पे क्वेश्चन भी आएगा। अभी के लिए तो जितनी बातें मैं बता रहा हूं आपको, उसके साथ साथ जुड़ी वो सारी बता के चल रहा हूं। एक बात और ध्यान रखेंगे, बस एक रिजल्ट और, कि अगर हम LA² प्लस MA² प्लस NA² कभी निकालें तो बच्चों उसकी वैल्यू 1 होती है। और इस बात को वेरीफाई कई तरीके से कर सकते हैं, ठीक है ना। आप यहां से देख लेना चाहे तो वेरीफाई करें क्या? इसको वेरीफाई करें, उस बात को क्या वेरीफाई करें? बहुत इजी है। तो बच्चों यही कर दूं मैं, यहीं पे वेरीफाई कर दूं। L की वैल्यू कितनी है अभी? L की वैल्यू कितनी निकाली है आपने भी? x/r। तो देखो x² प्लस y² प्लस z² इसको 1 दिखाना है, हम लोग इसकी लेफ्ट हैंड साइड लेके चल रहे हैं। बराबर कितना आ जाएगा? एलसीएम इसका r² है, ये आ जाएगा सर x² प्लस y² प्लस z²। और एक बात सुनो मेरी आप, r बेसिकली होता क्या है? r बेसिकली होता क्या है? r तो OP की लंबाई है, और हम लोगों ने अभी अभी पढ़ के आए हैं थोड़ी देर पहले ही, अगर ये चीज आपको दिख रही होगी, इसका मान होगा x² प्लस y² और प्लस का z²। बच्चों अभी अभी थोड़ी देर पहले पढ़ के आया मैं पिछले टॉपिक में, दिख भी रहा नहीं आपको, ठीक है ना। क्या होगा बच्चों? x² प्लस y² प्लस z² होगा। तो अगर आप इस नीचे वाले पोर्शन की जगह, है ना, आप क्या करोगे? यहां पे देखो x² प्लस y² प्लस की z² अपॉन r² का मतलब ये कि x² प्लस y² और प्लस z² के अंडर रूट का होल स्क्वायर। आप देखोगे सर ये कट के 1 ही बन जाएगा। तो इस प्रॉपर्टी को आप वेरीफाई कर सकते हैं, और भी तरीके हैं, लेकिन अभी के लिए याद रखो कि ऐसा होता है।
ये बड़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसके बारे में हमने बात करी है। वैसे मैं फिर कहूंगा कि इस टॉपिक को हम लोग बहुत अच्छे से बाद में फिर डिस्कस करेंगे अगली एक्सरसाइज में। तो अभी जितना आप उठा पाते हो उसमें से उठा लो, बाकी ज्यादा तनाव लेने की जरूरत नहीं है। चलिए, हम लोगों ने देख लिया बेटा, ये बहुत डिटेल से देख लिया है कि द्विक कोसाइन क्या होता है। ठीक है, हमने देख लिया कि द्विक कोसाइन क्या होता है बच्चों। ठीक है, अब आप लोगों को यहां तक सब चीजें मैंने क्लियर कर दी हैं। बहुत छोटे छोटे टॉपिक्स हैं, इनके बारे में बात करके हम सीधा एक्सरसाइज के अंदर चलेंगे। जरा इस पे बात कर लेते हैं, एक दो ये जो सदिशों के प्रकार हैं। तो मैं पूरा का पूरा चीजें रफ करूंगा फटाफट से, आप लोग फटाफट में, बच्चों प्यारे बच्चों आप फटाफट से इसको पूरे को नोट कर लो, ठीक है ना। तो मैं ये जो टॉपिक हो गए उनको भी मैं हटा दे रहा हूं, उनको भी मैं हटा दे रहा हूं। ठीक है, ये चीज आपको जो लिखनी है लिख लेना, ठीक है ना। फिजिक्स में भी आपने पढ़ा होगा और मुझे समझ में ये आ रहा होगा, मैं समझ रहा हूं कि आप लोगों ने वहां पर थोड़ा हल्का हाथ रखा हो कि 11th में नहीं इतनी बात होती है, ठीक है ना। तो मैं इसको भी हटा दूं क्या? अब इसको भी हटा देते हैं, चलो या रुको जरा। हम लोग पढ़ रहे हैं सदिशों के प्रकार अब पढ़ने वाले हैं कि कितने टाइप के सदिश होते हैं, इसका बहुत यूज हम लोग करने वाले हैं। ठीक है, चलिए। तो सदिशों के प्रकार में सदिशों के प्रकार की बात हम लोग जब करेंगे, यानी कि टाइप्स ऑफ वेक्टर है ना, हम लोग करेंगे। तो उसमें सबसे पहला सदिश आता है, नंबर 1 हम लोग पढ़ते हैं शून्य सदिश। क्या? शून्य सदिश। इन चीजों को आप लोग ध्यान रहे, समझते रहें। अंग्रेजी में कहते हैं जीरो वेक्टर। जीरो वेक्टर क्या होता है भाई? जीरो वेक्टर, इस बारे में बात करते हैं। ठीक है, मैंने कहा था कि सर सदिश के लिए देयर इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, परिमाण और दिशा, ये दोनों चीजें आवश्यक हैं। सदिश तभी बनता है जब उसका परिमाण और दिशा दोनों ही हमें पता हो, या फिर हम लोग दोनों चीजों को लिखें। केवल परिमाण लिखेंगे तो अदिश बन जाएगा, ठीक है ना, और केवल दिशा लिख करके भी काम नहीं चलेगा, ठीक है ना। मैं आपसे कहूं कि मैंने एक फुटबॉल में 10 न्यूटन से किक मारी तो केवल परिमाण हो गया, अदिश राशि। दिशा अगर नहीं बताऊंगा तो मैं कहूंगा मैंने उत्तर की तरफ किक मारी किसी फुटबॉल में, केवल दिशा बता रहा हूं, तो परिमाण की भी जरूरत है ना, दोनों ही एक दूसरे के पूरक हैं, जरूरत दोनों की है। तो अगर कोई ऐसा सदिश आपको मिल जाए जिसका परिमाण 0 हो, ठीक है नहीं, वह सदिश जिसका परिमाण, ठीक है ना, जिसका परिमाण मतलब वेक्टर की लंबाई, सीधी बात यही है, 0 हो, वो आपका शून्य सदिश कहलाता है बच्चों। क्या कहलाता है? शून्य सदिश कहलाता है। बहुत छोटी सी डेफिनेशन है, क्लियर हो गया होगा। अच्छा, कोई सदिश अगर हमारे पास में है, दिस इज अ पॉइंट ए एंड दिस इज अ पॉइंट बी, ये शून्य कब होगा? ये शून्य जब होगा जब ए और बी बिंदु एक दूसरे के ऊपर आ जाएंगे, ओवरलैप कर जाएंगे। समझ में आ रही बात नहीं? यानी कि यदि, है ना, अर्थात ऐसा सदिश जिसका प्रारंभिक बिंदु समझते हो, अंग्रेजी में इनिशियल पॉइंट कहते हैं, तथा अंतिम बिंदु यानी कि टर्मिनल पॉइंट, ठीक है ना। टर्मिनल पॉइंट क्या हो जाए बच्चों? संपाती हो जाए। क्या हो जाए? संपाती मतलब एक ही जगह हो जाए, संपाती। क्या हो जाए बच्चों? संपाती हो। तो ऐसे वेक्टर को हम लोग, ठीक है ना, ऐसे वेक्टर को हम लोग क्या कहते हैं?
ठीक है ना। ऐसे वेक्टर को हम लोग कहते हैं कि सर ये एक शून्य सदिश है। बहुत ज़्यादा डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है, इतनी बात पढ़ोगे तो समझ में आ जाएगा, केवल इतना ही पर्याप्त है। ठीक है, इतने से ही काम बेटा चल जाएगा आप लोगों का। चलिए आगे देखते हैं। अगला जो सदिश हम लोगों को पढ़ना है, बहुत जरूरी सदिश है, वो है मात्रक सदिश। तो जो सेकंड टाइप का है मात्रक सदिश के बारे में बात करते हैं। देखो मात्रक सदिश के कई नाम हैं। कुछ लोग इसको इकाई सदिश कहते हैं कुछ किताबों में, कुछ लोग इसको एकक सदिश कहेंगे, हिंदी की बात कर, लेकिन इंग्लिश में हम लोग इसको यूनिट वेक्टर कहेंगे। क्या कहेंगे? यूनिट वेक्टर। ठीक है ना। तो यूनिट वेक्टर क्या होता है बच्चों? यूनिट वेक्टर क्या होता है? एक ऐसा सदिश, ठीक है ना, तो यहां लिखेंगे वह सदिश जिसका परिमाण एक होता है, जिसकी लंबाई एक होगी, एक इकाई होगी। वह सदिश जिसका परिमाण, परिमाण से मतलब सदिश की लंबाई, सदिश की लंबाई, ठीक है ना, जिसका परिमाण एक इकाई या एक मात्रक, है ना, एक इकाई हो। ठीक है ना, यानी कि, या फिर इसको ऐसे भी कहेंगे कि एकांक लंबाई वाला सदिश, एकांक लंबाई वाला सदिश। एकांक लंबाई वाला सदिश जो है हमारे पास में एक मात्रक सदिश, इकाई सदिश या एकक सदिश या यूनिट वेक्टर कहलाता है। इस बात को, इतनी ही बात समझ करके आप इसको समझेंगे, लेकिन थोड़ा सा आप ध्यान देंगे, ठीक है ना, ध्यान देंगे कि इसका संकेत कैसे दिया जाता है। ठीक है, इसका संकेत, सपोज कर लो कोई हमारे पास में एक वेक्टर ए है, ठीक है ना, आपके पास में एक वेक्टर ए है और इस वेक्टर ए का, वेक्टर ए की दिशा में, है ना, हमें क्या करना है, वेक्टर ए की दिशा में हमें एक मात्रक सदिश लिखना है। इस बात को बहुत ध्यान से समझेंगे। क्या लिखना है? मात्रक सदिश। इस बात को समझें। तो वो उसको लिखते कैसे हैं भाई? किसी एक वेक्टर है हमारे पास में, ये कोई वेक्टर है ए, इस वेक्टर ए की दिशा में हमें क्या करना है, एक मात्रक सदिश, यानी कि एक ऐसा सदिश लेना है जिसकी लंबाई केवल एक मात्रक हो। तो उसको लिखने का तरीका होता है, हम लोग ए लिखेंगे क्योंकि ए की दिशा में जा रहे हैं, तो उसके ऊपर हम लोग वेक्टर लगा करके कैप लगाते हैं इस तरीके की। जिस भी सदिश के ऊपर बच्चों कैप लगी हो, जिस भी सदिश के ऊपर कैप लगी हो, तो समझ जाना वो मात्रक सदिश है, यानी कि वो इकाई सदिश या फिर एकक सदिश या यूनिट वेक्टर है, कुछ भी नाम कहेंगे आप लोग। तो वो क्या है बच्चों? उसको हम लोग इससे रिप्रेजेंट करते हैं और इसको निकालने के बहुत सारे क्वेश्चंस हम लोग नेक्स्ट एक्सरसाइज में पढ़ेंगे। बहुत सारे क्वेश्चंस पढ़ेंगे जिनके अंदर हम लोगों को इसकी चर्चा करनी पड़ेगी बच्चों। अगली एक्सरसाइज में बहुत सारे सवाल आपको, यानी कि 10.2 के अंदर की बात कर रहा हूं, 10.2 में आपको बहुत सारे क्वेश्चंस बच्चों ऐसे मिलने वाले हैं जिनके अंदर कहेगा कि फलाने सदिश के, है ना, फलाने सदिश के अनुदिश एक एकक सदिश ज्ञात करके दिखाइए। तो ज्ञात करने की टेक्निक, है ना, ज्ञात करने का तरीका, ज्ञात करने की विधि जो है, वो विधि बच्चों हम लोग 10.2 के इंट्रोडक्शन में सीख लेंगे और 10.2 में हम लोग इसको इस्तेमाल करने वाले हैं। ठीक है, क्लियर है आप लोगों को ये सब चीजें? चल, उसके बाद में एक नया सदिश, यानी कि हमने शून्य पढ़ा दिया आपको, मात्रक सदिश। अब चलते हैं सह आदिम। आदिम सदिश क्या होते हैं? अच्छा एक बात इस पे, चलो मैं एक एग्जांपल ना दे पाया इस पे कि कोई सदिश है, जैसे हमने कहा कि ए को ए, कोई सदिश एक पॉइंट से शुरू हुआ वहीं खत्म हो गया, तो इस तरीके का सदिश, या पी सदिश, है ना, कि पी से शुरू हुआ पी 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 आदि, इस तरीके के एग्जांपल इसके हो सकते हैं। किसके? ये शून्य सदिश के। तो अब मैं बात करने वाला हूं आपके सामने बच्चों सह आदिम सदिश की, यानी कि
को इनिशियल वेक्टर। तो कोई डेफिनेशन याद रखने की जरूरत नहीं है, मैं सिर्फ ऐसे ही आपको बता देता हूं, कोई जरूरी नहीं है इसकी डेफिनेशन तैयार की जाए, आप लिखना चाहो लिख लो कि चलो बता ही देते हैं। सह आदिम, सह आदिम का मतलब समझते हो ना, इनिशियल, शुरुआत, आदि मानव वाली बात, आदिम सदिश। अंग्रेजी में कहते हैं सर को इनिशियल, इनिशियल वेक्टर। दैट्स वेरी सिंपल टू से। डेफिनेशन चाहे तो खुद लिख लेना, किताबों में लिखे वहां से देख लेना, क्या किताबों से लिख लेना। अगर आप प्रॉपर नोट्स तैयार कर रहे हो तो जैसे डेफिनेशन इसकी लिखी है तो किताब से देख के लिख लेना, किताबों में वही है जो मैं आपको बताऊंगा कि अगर एक कुछ सदिश ऐसे हो जिनका इनिशियल पॉइंट एक ही हो, जैसे मैंने ए पॉइंट से यहां से इस ए पॉइंट से एक सदिश हमारा निकला ये, जिसको मैंने कहा बी, यानी कि ये ए बी एक सदिश हो गया, लेकिन इसी पॉइंट से एक सदिश और निकला हमारे पास, सपोज कर लो ये वाला सी। तो आप देख पा रहे हो कि ए बी सदिश, ए सी सदिश, इनका जो इनिशियल पॉइंट है, आदिम बिंदु है, क्या है, आदिम बिंदु है, ठीक है, या प्रारंभिक बिंदु, आदिम बिंदु को या प्रारंभिक बिंदु, इनिशियल पॉइंट जो है वो सेम है। ऐसे बहुत सारे हो सकते थे, मैं लिख दूंगा यहाँ पे, सपोज कर लो डी पॉइंट है, ऐसे हमारा ए डी भी आ सकता है। अगर हमारे ऐसे वेक्टर हमें मिलते हैं जिनका इनिशियल पॉइंट, स्टार्टिंग वाला पॉइंट सेम है, तो ऐसे सदिशों को, ऐसे वेक्टर्स को हम लोग आदिम सदिश या फिर को इनिशियल वेक्टर कहते हैं। इतनी बात समझ लेना और लैंग्वेज लिख लेना, अगर डेफिनेशन लिखना चाहोगे अच्छी बात है, लिखना जरूरी है, जो जितना लिखता है उतना ही आगे जाता है, सीधी सी बात इतना है। तो बच्चों सह आदिम हमारे पास में सदिश की बात हमने कर ली है, इससे ज्यादा कुछ और जानकारी इसमें सह आदिम के अंदर हम लोग नहीं करने वाले हैं। संरेख, तो जरा इसको रफ करवा दो, संरेख को डिस्कस करते हैं, ठीक है। संरेख मतलब जो एक ही रेखा में होंगे, ठीक है ना, एक ही रेखा में हो या फिर एक ही रेखा के समांतर हो। तो आप लोगों ने ये नोट कर लिया होगा, तो मैं रफ कर रहा हूं, संरेख सदिश पे चर्चा करने वाले हैं। संरेख में थोड़ा सा एक पॉइंट है जो आपको समझाना मैं चाहता हूं, क्योंकि उसमें कुछ लोग कंफ्यूज हो जाते हैं बच्चे, बचपन में मैं भी था। तो मैं बात कर रहा हूं संरेख, संरेख सदिश, जिसको हम लोग इंग्लिश में कहते हैं बच्चों कोलिनियर, यानी कि जो एक ही लाइन में हो, कोलिनियर वेक्टर, कोलिनियर वेक्टर्स। देखो अगर कुछ सदिश ऐसे हों, जैसे ये लाइन है, मान के चलो इसमें हमारे पास दो, ये यहां से शुरू हुआ ए से, यहां कोई पॉइंट बी है, यहां कोई पॉइंट सी है, तो आप देखो एक सदिश तो उसमें ए बी बन रहा है, ए बी सदिश बन रहा है, इसी लाइन में एक सदिश बन रहा है ए बी। एक इसमें सदिश आपका ए सी भी बन रहा है, वैसे एक सदिश आपका बी सी भी बन रहा है इसमें, यहां देखो, तो ये सब एक ही लाइन में है ना, तो ये कोलिनियर है, एक ही रेखा में हो गए ये सदिश। या फिर जो जरूरी बात मैं आपको समझाना चाहता हूं, इसके समांतर कोई सदिश हो, इसके समांतर कोई सदिश हो, मैं नोटेशन वाइज ले रहा हूं, ऐसा नहीं समझा रहा हूं आपको। सपोज कर लो ये तो ए वेक्टर था और इधर वाला ये बी वेक्टर था, ऊपर की तरफ हमारे पास यहां से डी से ई तक का कोई और वेक्टर है जिसको हमने सी वेक्टर कहा। सी वेक्टर देख पा रहे हो कि वो इसके समांतर ही है, तो इस सी वेक्टर को भी ए बी के संरेखी कहेंगे। बात आप लोगों को समझ में आ रही है? दो या दो से अधिक सदिश एक ही रेखा के समांतर हैं तो वे संरेख सदिश कहलाएंगे, ठीक है। दो या दो से अधिक सदिश, मैं लिख देता हूं चलिए, दो या दो से अधिक सदिश, दो से अधिक सदिश एक ही रेखा के, एक ही रेखा के समांतर हो, समांतर हो, तो ऐसे सदिश, ऐसे वेक्टर, ऐसे सदिश बच्चों क्या कहलाएंगे? संरेख सदिश कहलाएंगे। अभी एक्सरसाइज के अंदर एक दो सवाल उस पर चर्चा करेंगे तो समझ में आ जाएगा। सदिश कहलाते हैं, ठीक है बच्चों। कि मान के चलो मैंने कहा कि एक लाइन ये है, ये वेक्टर हमारा सपोज ए कोई वेक्टर है, ठीक है,
इसी के समांतर हमने एक छोटा सा वेक्टर ले लिया जिसको हमने बी कहा, इसी के समांतर इधर की तरफ कोई सी वेक्टर आ गया, इसी के समांतर हमारे पास में यहाँ कोई डी वेक्टर आ गया। क्योंकि ये सारे एक ही लाइन के समांतर हैं सारे वेक्टर, तो ये सारे के सारे संरेख सदिश कहलाएंगे। हो सकता है इनकी डायरेक्शन विपरीत हो जाए, इस सी को इधर की तरफ लिख लें हम, हो सकता है डायरेक्शन विपरीत हो जाए, लेकिन इससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। डायरेक्शन अगर दिशा विपरीत हो जाएगी तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है बच्चों, ये तब भी आपके कोलिनियर यानी कि संरेख सदिश कहलाएंगे। इतनी सी बात जान करके आगे बढ़ेंगे, बाकी और कुछ आपको समझना नहीं है। फिर हम लोग बात करते हैं बच्चों, एग्जाम्पल आपको समझ में आ गया, ठीक है ना, एग्जाम्पल आपको समझ में आ गया, लिखना चाहो लिख लेना, जैसे अब वो तो चलो ठीक है आपको समझ में आ गया होगा। उसके बाद हम लोग बात करते हैं इसके अंदर समान सदिश, यानी जो इक्वल वेक्टर, समान सदिश क्या होते हैं। तो इक्वल वेक्टर क्या होते हैं बच्चों, इक्वल वेक्टर संरेख वेक्टर इक्वल वेक्टर बिल्कुल अलग होते हैं। तो ऐसे दो वेक्टर, ध्यान रहेंगे कि ऐसे दो वेक्टर या दो सदिश जिनके परिमाण व दिशा समान हो, दोनों चीजें समान हो, परिमाण भी समान हो और दिशा भी समान हो। जैसे सपोज कर लो एक वेक्टर हमारे पास बच्चों ये ए है, इसकी जो लंबाई है वो इतनी है, और इसी की लंबाई का सेम टू सेम एक वेक्टर और है जो बी है, इसकी लंबाई भी सेम है। इन दोनों वेक्टरों की दिशा भी समान है, इनके परिमाण तो ऐसे निकालेंगे ना, दोनों के परिमाण भी समान है, दिशा भी समान है। मान के वो दोनों पूर्व की ओर हैं, दोनों पूर्व की ओर। तो आप समझ रहे हो परिमाण तो बराबर है ही है, दिशा भी बराबर हो गई, तो कहेंगे सर ये दोनों, तब हम ये कहेंगे सर वेक्टर ए जो है वो वेक्टर बी के बराबर हो जाएगा, वेक्टर ए बराबर वेक्टर बी के बराबर हो जाएगा। अब हम लोग एक लास्ट वाला टॉपिक और है हमारी किताब के अंदर, जो कि है ऋणात्मक सदिश, नेगेटिव, है ना। तो ये टॉपिक रहेगा हमारे पास में, ये 5th था, ठीक है, ये 4th था, और 6th वाला आ जाएगा ऋणात्मक सदिश। कौन सा सदिश बच्चों, ऋणात्मक सदिश, जिसको हम लोग नेगेटिव क्या कहते हैं बच्चों, नेगेटिव वेक्टर। ये नेगेटिव चीजें कहीं भी पीछा नहीं छोड़ती, चाहे जीवन है चाहे वो मैथमेटिक्स है। देखो सुनो, बहुत इजीली समझ में आ जाएगा। सपोज कर लो एक वेक्टर मेरे पास में है, इसका जो इनिशियल पॉइंट है वो ए है, यानी कि प्रारंभिक बिंदु, अंतिम बिंदु इसका बी है, तो ये वेक्टर ए बी हो गया। ये वेक्टर क्या हो गया, ए बी, इसको मैं ए कह रहा हूं, ठीक है। अगर मैं इसकी डायरेक्शन बदल दूं, मतलब मैं इसको कर दूं ऐसे, मतलब प्रारंभिक बिंदु को मैंने अंतिम बिंदु बना दिया, प्रारंभिक बिंदु को मैंने अंतिम बिंदु बना दिया, और अंतिम बिंदु मैंने प्रारंभिक बिंदु। इस वेक्टर को कहेंगे हम लोग, ये वेक्टर है हमारा ऐसे, लेकिन डायरेक्शन बदल गई है तो यहां माइनस का चिन्ह आ जाएगा। तो अगर हम लोग किसी वेक्टर के डायरेक्शन बदल देते हैं तो ऋणात्मक चिन्ह आ जाता है, तो उसको कहते हैं ऋणात्मक सदिश। यानी कहने की बात, अगर हमारे पास में कोई वेक्टर ए बी है और मैं इसका डायरेक्शन बदल दूं, मैं बी ए कर दूं, क्या कर दूं, बी ए कर दूं, तो ये दोनों बराबर तब होंगे जब यहां मैं ऋणात्मक चिन्ह लगा दूंगा। तो ए बी का ऋणात्मक सदिश माइनस बी ए बनेगा। इस बात को इतना समझ करके छोड़ दें, बाकी बात बाद में देखेंगे, ठीक है बच्चों। तो ये सब चीजें हमने बात करी हैं अभी तक, जो थ्योरेटिकल पोर्शन इसका रहा है। अब हमारे पास कुछ एग्जाम्पल्स हैं बच्चों, इंट्रोडक्शन के अंदर उन बारे में बात करते हैं। कुछ एग्जाम्पल्स हैं, जैसे कि मैं एक बार राइटिंग कर देता हूं पूरा का पूरा, फिर आपके सामने आता हूं। 1 मिनट का समय हमें दीजिए बस प्लीज, 1 मिनट का समय सिर्फ। चलिए बच्चों, 2 उदाहरणों को मैंने उतार लिया है सामने बोर्ड पे, और भाई कुछ नहीं है, कहने की बात यह है कि बहुत छोटे लेवल की बात है, ये पेपर में आने वाली नहीं है, सीधी सी बात है, कितना ही कोशिश कर लो
ये सिर्फ आपका बेसिक कॉन्सेप्ट तैयार करा देगी, लेकिन एग्जाम के अंदर नहीं आएगी, और इतना भी कंफर्म है इसके बिना क्वेश्चन नहीं हो पाएंगे आगे के। इतनी समझ होनी चाहिए, सिर्फ हमारी समझ को विकसित कर रहा है, नंबर नहीं बढ़ा रहा हमारी मार्कशीट के अंदर। इसको आप पढ़ के भी निकल सकते हो, लेकिन अगली एक्सरसाइज में आपको थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा। तो उसने कहा है कि दक्षिण से, पहला एग्जाम्पल, दक्षिण से 30 डिग्री पश्चिम में 40 किलोमीटर का विस्थापन का एक आरेख बनाना है। तो बहुत सिंपल सी बात है, डायरेक्शन हम लोग ले लेंगे, इधर आप जानते हो, ठीक है ना, हम लोगों को पता है पूरब इधर की तरफ हो जाएगा, और बच्चों पश्चिम इधर की तरफ रहेगा। थोड़ा हट के दिखाऊंगा मैं, इधर ऊपर आपका उत्तर रहेगा बच्चों, उधर आपके पास में दक्षिण रहेगा। तो भाई साहब कह रहे हैं दक्षिण से 30 किलोमीटर, सॉरी 30 डिग्री पश्चिम की ओर, दक्षिण से 30 डिग्री पश्चिम की ओर, तो यानी कहने की बात कुछ इस तरीके से, ये 30 डिग्री, ठीक है, 40 किलोमीटर विस्थापन। तो हम लोगों को यहां पे 40 किलोमीटर का लंबी लाइन तो खींचना मुश्किल है, तो कह लेंगे कि भैया सपोज कर लीजिए, सपोज कर लो कि 10 किलोमीटर को 1 सेंटीमीटर मान लेते हैं। माना कि 10 किलोमीटर को 1 सेंटीमीटर मान लेते हैं, तो फिर सीधी बात है कि 40 किलोमीटर को हम लोग कह देंगे सीधा सीधा 4 सेंटीमीटर, और 4 सेंटीमीटर बनाना यहाँ ईजी है, 1 2 3 एंड 4। क्लियर हो गया आपको? इतनी बात समझ में आ गई बेटा? ठीक है, तो पहला क्वेश्चन क्लियर हो गया है। नीचे कह रहा है निम्नलिखित मापों को, दूसरे एग्जांपल में निम्नलिखित मापों को अदिश तथा अदिश के रूप, अदिश और सदिश छांटना है। ये लिखा 5s, 5s का मतलब सेकंड, यानी कि ये समय है, बेसिकली किसको रिप्रेजेंट करता है? समय। और समय तो बच्चों क्या होता है? अदिश होता है, क्योंकि इसको डायरेक्शन की जरूरत नहीं है। ये हमारे पास में सेंटीमीटर क्यूब किसका होता है? आयतन का मात्रक होता है, ये समझ में आना चाहिए। ये मात्रक से समझ में आ जाएगा ये कौन सी भौतिक राशि है। तो आयतन होता है, आयतन भी आपका अदिश ही होता है बच्चों। 10 न्यूटन ये हमारा बल है, ये क्या है? बल है। और बल हमेशा सदिश होता है, क्योंकि बल को रिप्रेजेंट करने के लिए दोनों चीजें की जरूरत होती है, सदिश, दिशा की भी और परिमाण की भी। 30 किलोमीटर प्रति घंटा, बेटे ये चाल है, और चाल जो होता है वो दूरी बटा समय होता है बेसिकली। और आप ध्यान से देखोगे कि दूरी आपके पास में अदिश होती है, समय भी अदिश होता है, मैंने समझाया था इंट्रोडक्शन में। तो ओवरऑल ये हमारा अदिश ही हो जाएगा। चाल को दिखाने के लिए भी कोई दिशा की जरूरत नहीं है, ठीक है ना, केवल एक अंकीय मान है। गति भी लिख सकते हैं खाली इसको, ये वाला सुनिए, ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब, ये होता है घनत्व, घनत्व डेंसिटी, जिसका सूत्र होता है द्रव्यमान बटे आयतन, द्रव्यमान बटे आयतन। तो बच्चों द्रव्यमान बटे घनत्व भी आपके पास में अदिश राशि होता है, इसके अंदर कोई दिशा की जरूरत नहीं होती। फिर हमारे पास 20 किलोमीटर प्रति सेकंड उत्तर की ओर, तो ये चाल नहीं है, आप इसमें कंफ्यूज मत होना, इसमें दिशा का कोई जिक्र नहीं है, तो ये चाल है, लेकिन इसमें दिशा की जरूरत है उत्तर की ओर, तो ये है वेग। क्या है ये? वेग। वेग होता है विस्थापन बटा समय। तो बच्चों वेग को प्रदर्शित करने के लिए दिशा की भी जरूरत होती है, तो ये हमारे पे सदिश होगा। तो अब एक एग्जाम्पल और बचता है, एक चित्र बनाया है, मैं उसको बना करके आपके सामने आता हूं। और मैं अभी कह रहा हूं मैं एक्सरसाइज का बच्चों सॉल्यूशन नहीं दूंगा आप लोगों को, ठीक है ना। सॉल्यूशन में कुछ नहीं है, एक्सरसाइज के सॉल्यूशन को आप खुद से देखेंगे। ये एग्जाम्पल हम लोग करके निपटाते हैं, ठीक है बच्चों। चलिए, तो चलिए बच्चों, अब वेक्टर को लेकर थोड़ी और समझ अपनी विकसित करते हैं ताकि आगे बढ़ सकें। तो एक लास्ट एग्जाम्पल है, और इसी के साथ ये लेक्चर भी समाप्त होगा। एक्सरसाइज का एक भी क्वेश्चन मैं आपके सामने नहीं करूंगा, क्योंकि कुछ नहीं है यार, आप लोग खुद से कर लोगे, कोई बड़ी बात नहीं, मेरा भी समय लगेगा
और आप लोग पढ़ के भी छोड़ दोगे तब भी काम चल जाएगा। जरूरी नहीं उसमें कुछ सॉल्यूशन नहीं करना है, केवल पढ़ने का एक 10-15 मिनट का आपका समय लगेगा, आप उसको पढ़ के छोड़ देना, क्योंकि काम तो 10.2 से ही बढ़िया शुरू होगा। और 10.1 जो है ये इस चैप्टर की शुरुआत थी। तो वेक्टर क्या होता है, कितने प्रकार के होते हैं, सब चीज़ें हमने बताई, वो भी जानना जरूरी है। तो एग्जाम्पल्स से ही बात बन जाएगी। कह रहा है आकृति में, जो आकृति हमें दी गई है, ये आकृति दी गई है, में कौन से सदिश संरेख है। तो आपको संरेख मतलब कोलिनियर, संरेख वो सदिश होते थे, मैंने बताया है कि कौन से, जो 2 या 2 से अधिक सदिश जो किसी एक रेखा के समांतर हो या किसी एक रेखा पर ही हो। जैसे आप देखोगे सर ये ए और सी, ए है वेक्टर ए, वेक्टर सी, ये दोनों समांतर है ना, बिल्कुल ठीक बात, दोनों एक ही तरफ जा रहे हैं, समांतर है। लेकिन सी की लाइन में ही एक और है डी, डी, ये तो ए सी डी जो है ये तीनों के तीनों ही आपके पास में संरेख है। इतना क्लियर हो गया होगा। फिर समान, समान सदिश कौन से होते थे बेटा, वो सदिश जिनकी डायरेक्शन भी सेम हो, दिशा सेम हो और परिमाण नहीं लंबाई में भी समान हो। तो आप ध्यान से देखो, सी को देखो और ए को देखो, इनकी डायरेक्शन भी दोनों की सेम है क्योंकि समांतर है, और इनका जो परिमाण है देखो ये भी 2 इकाई का है, ये भी 2 इकाई का है, क्योंकि इसने कहा है इसको एक मात्रक मान लिया है। तो ये भी 2 इकाई, ये भी 2 इकाई, तो इसमें सीधी सीधी बात है समान सदिश में कौन कौन से हैं, वेक्टर ए कोमा वेक्टर सी दोनों समान सदिश हैं। और उसके बाद में सह आदिम, सह आदिम वो होते हैं जिनका प्रारंभिक बिंदु समान होता है। तो प्रारंभिक बिंदु समान, देखो इस पॉइंट पे आ जाओ आप, इस पॉइंट से हमारा सी भी निकल रहा है, ठीक है बच्चों, इस पॉइंट से हमारा बी भी निकल रहा है, ठीक है बच्चों, और इसी पॉइंट से हमारा डी भी निकल रहा है, ठीक है बच्चों। तो ये तीनों के तीनों ही है ना, ये तीनों के तीनों ही सी बी डी ये सह आदिम है, कोलिनियर सॉरी को इनिशियल वेक्टर है। बस इतनी कहानी थी। हम लोग अगले लेक्चर में आपसे मिलेंगे और आपको कुछ ऐसा बताएंगे जो बोर्ड के पेपर में आने की संभावना है। जितना भी हमने लेक्चर आपको दिया है इसको भी बहुत अच्छे से समझना जरूरी है, क्योंकि बेसिक चीजें बहुत अच्छे से क्लियर अगर रहेंगी तो बहुत भारी भारी चीजें आसानी से समझ में आएंगी। तो बेटा आप लोगों को अच्छा लगा हो तो ठीक है, जो आप करना चाहो कर देना। धन्यवाद।